हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 ऑन टेंडोलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम इम्यूनोलॉजी के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सूरत में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले हर इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है व्हाट इज़ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर किसी इंसान में राइट फ्रॉम बर्थ इम्यून सिस्टम एब्सेंट होगा, अगर किसी इंसान में, किसी पर्सन में राइट फ्रॉम बर्थ इम्यून सिस्टम एब्सेंट है, उसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ऐसी कंडीशन को हम प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज नॉन एक्सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम ड्यू टू genetic problems, due to genetic problems। दूसरा है सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब देखिए, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी वो प्रॉब्लम है जिसमें एक पर्सन में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से, कुछ बाहर के फैक्टर्स की वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और फिर काम करना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन को हम सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं। बहुत सा कॉमन एक ऐसा जो है काज है वो है एड्स, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ HIV, जो HIV की बदौलत होता है। तो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी ऐसी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, ये बॉडी का वो स्टेट है, ये इम्यून सिस्टम का वो स्टेट है जहाँ पर इम्यून सिस्टम काम नहीं करता ड्यू टू एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले जो पर्सन्स होते हैं, इनमें इम्यून सिस्टम पहले ठीक होता है लेकिन बाद में वो काम करना बंद कर देता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है, एक्वायर्ड है या इनेट है? तो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है? एक्वायर्ड है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल HIV और सम अदर फैक्टर्स। देन इट्स वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमने कहा हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। उसमें हमने मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, बी सेल्स एंड लैंगरहांस की बात की। लैंगरहांस सेल्स जो है ये कहाँ पर होती हैं? लैंगरहांस सेल्स होती हैं स्किन में। दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, पर्टिकुलरली स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एक लेयर होता है स्किन का, वहाँ पर प्रेजेंट होती है लैंगरहांस सेल्स। ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं, यानी ये मैक्रोफेज की तरह ही है, और साथ में क्या काम करती हैं? APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। देन देयर इज वन इम्पॉर्टेंट डिजीज, इसका नाम है रेटिकुलर डिसजेनेसिस। रेटिकुलर डिसजेनेसिस पूछा जा सकता है क्या है ये एक इम्यून डिजीज़ है, इम्यून डिसऑर्डर है। किस तरह का डिसऑर्डर है? ये आपने सुना होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम की कुछ एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, काम नहीं करता। आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है ADA, एमाइनो डीएमिनेज डिफिशिएंसी डिजीज़। तो इसी तरह की एक डिजीज़ है रेटिकुलर डिसजेनेसिस। तो आपको याद रखना है रेटिकुलर डिसजेनेसिस जो है ये भी एक तरह की डिजीज़ है, एक तरह का SCID डिजीज़ है, एक तरह की SCID डिजीज़ है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है, राइट। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जब थाइमस ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड ये डेवलप ही नहीं होते हैं तो उसकी वजह से T सेल्स डेवलप नहीं होती हैं, T सेल्स का मैचुरेशन नहीं होता है, और बिकॉज ऑफ दैट थिंग विच रिजल्ट्स इन अ डिजीज नोन एज रेटिकुलर डिसजेनेसिस। इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डेफनेस होती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप याद रखेंगे रेटिकुलर डिसजेनेसिस एक काइंड है SCID का,
और ये रिजल्ट होती है, इट रिजल्ट बिकॉज ऑफ फेलियर इन द डेवलपमेंट ऑफ थाइमस एंड पैराथायराइड। देन बी सेल्स कौन सी सेल्स है? देखिए बी सेल्स जो है ना, बी सेल्स का नाम बी सेल्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बी सेल्स को पहले बार बर्ड्स के एक लिम्फाइड ऑर्गन जिसको बर्सा ऑफ फैब्रिशियस कहते हैं वहाँ पर डिस्कवर किया गया था। अब बी सेल्स हमारे बून मैरो में भी बनती हैं, इसलिए भी इसको बी सेल्स कहते हैं, बी फॉर बून मैरो और बी फॉर बर्सा। बी सेल्स जो है इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नंबर 1 ये तो एक्ट करती हैं एज एंटीजन प्रेजेंट सेल्स। दूसरी बात, ये डिवाइड होके एक दूसरी टाइप की सेल बनाती हैं जिसको प्लाज्मा सेल और प्लाज्मासाइट कहते हैं। वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, या हम बी सेल को एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल भी कह सकते हैं। इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे सेल्स, HIV का जो वायरस है, HIV वायरस जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम की डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट करता है, लाइक मोनोसाइट्स को, टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को, मैक्रोफेज को ये इन्फेक्ट करता है। लेकिन बी सेल ऐसी सेल है जिसको HIV इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच सेल इज नॉट इन्फेक्टेड बाय द HIV? द आंसर इज बी सेल्स। बी सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनको HIV इन्फेक्ट नहीं करता। देन इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या चीज़ें हैं? देखिए बहुत जो है इंडिविजुअल्स में ऐसा होता है उनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, बॉडी के खिलाफ ही कभी होता है, इसको ऑटो इम्यूनिटी हम कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो या जब ग्राफ्टिंग की बात आती है, जब ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किसी की किडनी ख़राब हो गई तो किसी और बंदे की किडनी उसको उसके अंदर जो इम्प्लांट की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाते हैं, उस सूरत में हम जानते हैं हमारी बॉडी की जो क्वालिटी है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करती है। अगर फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन ए और इसका कोई बॉडी पार्ट फॉर एग्जांपल किडनी फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, पर्सन बी की किडनी इसको देंगे। लेकिन ए की बॉडी जो है ना बी की किडनी को फॉरेन मानेगी, नॉन सेल्फ मानेगी, तो ए का इम्यून सिस्टम इस किडनी को रिजेक्ट करेगा, इसके खिलाफ काम करेगा। लेकिन इसके ज़िंदा रहने के लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ए का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करना है, उसको चुप कराना है। ऐसी ड्रग्स, ऐसी केमिकल्स जो इस एक पर्सन के इम्यून सिस्टम को चुप कराती हैं, कमज़ोर करती है, साइलेंट करते हैं, उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है साइक्लोस्पोरिन, बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसेंट हैं। तो आपने याद रखा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इम्यून सिस्टम को साइलेंट करते हैं। इसका यूज़ पर्टिकुलरली किस में होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। इसका यूज़ और एक जगह है एनाफाइलैक्सिस, जब किसी पर्सन को एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, एलर्जी शॉक जिसको कहते हैं, रिएक्शन जिसको हम कॉमन पार्लांस में, कॉमन वर्ड्स में कहते हैं, किसी पर्सन के अंदर रिएक्शन होगी, तो उस वक्त हम उस रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम साइक्लोस्पोरिन या और कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। पर्टिकुलरली साइक्लोस्पोरिन को ही इस्तेमाल किया जाता है। देन दैट्स वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जैसे टर्म से भी पता है, इन्फ्लैम, जलाना। इन्फ्लेमेशन एक हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जब हमारी बॉडी में कहीं पर कोई ट्रामा, कोई इंजरी या कोई ज़्यादा टिश्यू डैमेज होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पर काम करना शुरू करता है, और उस जगह पर जहाँ पर डैमेज हो गया, किसी टिश्यू में डैमेज हो गया, वहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा जाती हैं, मैक्रोफेज, WBC, मास्ट सेल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ चली जाती हैं, वहाँ बहुत सारी चेंजेस होती हैं। पर्टिकुलरली 4-5 चेंजेस होती हैं। नंबर 1, वो एरिया रेड होता है, उसको कहते हैं रूबर, RUBOR, रूबर। जिस जगह बॉडी में जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होता है उस जगह पे क्या होता है, वो जगह रेड हो जाते हैं, रूबर। दूसरा पॉइंट वहाँ पर क्या, दूसरी चेंज वहाँ क्या होती है, वहाँ हीट निकलते हैं, कैलर, वहाँ हीट निकल, कैलोरी आप कहते हैं ना, कैलोरी, कैलोरीफिक वैल्यू और कैलोरी, कैलर का मतलब हीट, वहाँ हीट निकलती है। थर्ड फीचर क्या है, वहाँ पर जहाँ जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर दर्द होता है, पेन होती है, डॉलर, रूबर, कैलर, डॉलर, रेडनेस, हीट एंड पेन, और वो जगह फूल जाती है, स्वेलिंग होती है, वहाँ एडिमा होता है वहाँ पर। ये जगह ये चेंजेस जो हैं, ये फीचर्स जो है ना, अगर बॉडी में किसी पार्ट में
ये 4 चेन्स आप देख रहे हैं वो रेड भी हैं, वहाँ हीट भी निकल रहा है, जैसे आप कहते हैं जल रहा है ये ऑर्गन या ये पार्ट, ये टिश्यू जल रहा है, जलन हो रही है वहाँ पर, बहुत गर्म लग रहा है ये पार्ट, रेडनेस है वहाँ पर, और पेन भी वहाँ पर है, और वो फूल भी गया है, एडिमा भी है। इसका मतलब है वहाँ पर क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का, हमारे इम्यून सिस्टम का एक रेस्पॉन्स है टू फाइट अगेंस्ट द टिश्यू डैमेज, टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस किसी टिश्यू में, या कोई इंजरी होगी। तो ये साइंस होते हैं कि यहाँ आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ चल रहा है, इस जगह पे कोई गड़बड़ चल रही है। और अगर ये साइंस देख के, ये सिम्टम्स देख कर भी फिर इंसान जो है ट्रीटमेंट ना करवाए, तो वो पार्ट जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, उस पार्ट में क्या होगा, फंक्शियो डिलीजा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, अल्टीमेटली वो पार्ट ख़राब हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा। ये अच्छे सिम्टम्स होते हैं एक पर्सन के लिए, ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ है। देन हिस्टामाइंस। हिस्टामाइंस ऐसे अमाइंस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस में या इन्फ्लेमेशन में, जहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ पर सिक्रीट होते हैं। हिस्टामाइंस केमिकल्स हैं जिनको सिक्रीट करते हैं मास्ट सेल्स। ठीक है, तो हिस्टामाइंस का काम क्या है, ये वैजो डायलेशन कराती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ उस जगह पे जाए जहाँ पर कोई इम्यून रिएक्शन हो रहा है, या इन्फ्लेमेशन है, या कोई और इम्यून रिएक्शन हो रहा है। याद रखेंगे, तो हिस्टामाइंस आर सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल्स। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। याद रखना, ओ ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। किसी भी बंदे को खून की ज़रूरत है, उसको ओ दे दो आप, वो जो है एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? ओ वाला ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। तो उस वजह से क्या होगा, अगर आप किसी पर्सन को, उसका ब्लड ग्रुप ए है, आप उसको ओ दे रहे हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम ओ के खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है ना, आपने ब्लड ग्रुप्स को डिटेल से पढ़ा होगा। इसी तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी। अगर कोई जो है बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, आप इसको ए ग्रुप वाला ब्लड भी दे सकते हैं, बी वाला भी दे सकते हैं, क्योंकि ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो है, इनके यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इनके ब्लड में ना ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती है, ना बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। तो आप इनको कोई भी ब्लड दे दो, ये आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिटोप। एपिटोप क्या है? एपिटोप जो एंटीजन होते हैं ना, एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ बॉन्ड बनाता है, रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, उसको एपिटोप कहते हैं। इसको हम एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी कहते हैं, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं एपिटोप एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। देन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म, इडियोटाइप क्या है, पूछा जा सकता है। इडियोटाइप क्या है, पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। इडियोटाइप क्या है? एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एक एंटीबॉडी को दूसरी एंटीबॉडी से यूनिक बनाता है। अब हम जानते हैं ना, हमारे पास एंटीबॉडीज़, अगर ग्रुप्स की क्लास की बात करें तो 5 टाइप की क्लास हैं, IgA, IgE, IgD, IgE, IgM। फिर हर एक एंटीबॉडी की सब क्लासेस है। इन सब क्लासेस को, एक एंटीबॉडी को दूसरे एंटीबॉडी से कौन डिफरेंशिएट करता है? इडियोटाइप। इडियोटाइप क्या है? ये एंटीबॉडी का वो रीजन होता है जो यूजुअली फैब ग्रुप में होता है, फैब पार्ट में होता है, जो एक एंटीबॉडी को दूसरी एंटीबॉडी से डिफरेंशिएट कराता है, या एक एंटीबॉडी को यूनिक बनाता है फ्रॉम अदर एंटीबॉडी, राइट। देन एक और पॉइंट है पैराटोप। पैराटोप क्या है? अब एपिटोप हमने अभी कहा, एपिटोप जो है ये एंटीजन का वो पार्ट है जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। पैराटोप का है, पैराटोप एंटीबॉडी का वो पार्ट है जो एपिटोप के साथ रिएक्ट करता है, यानी ये लॉक एंड की जैसा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एपिटोप की है तो पैराटोप क्या है? लॉक। जैसे हम कहते हैं ना, लॉक एंड की थ्योरी एंजाइम्स में एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक में फिट होती है, इसी तरह से एक पर्टिकुलर एपिटोप एक पर्टिकुलर पैराटोप में फिट होता है। एपिटोप एंटीजन में होता है, पैराटोप एंटीबॉडी में होता है। एपिटोप एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है, पैराटोप एंटीबॉडी का वो पार्ट जहां एपिटोप रिएक्ट करता है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। ओके, देन अब एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी को हम, एक एंटीबॉडी को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं दो पार्ट्स में, विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम, पापाइन। पढ़ा होगा आपने, हम जानते हैं ना एंटीबॉडी वाई शेप की होती है, लाइक दिस,
2 हेवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स, ठीक है ना, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। अब एक पार्ट, एक रीजन होता है जिसको हम हिंज रीजन कहते हैं। यहाँ पर हम एंटीबॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में लाइट चेन, हेवी चेन दोनों आती हैं, और नीचे वाले पार्ट में सिर्फ हेवी चेन आती है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जिसमें लाइट चेन और हेवी चेन, ये हेवी चेन, ये लाइट चेन दोनों आ गई, इसको हम कहते हैं फैब, FAB, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। वो फ्रैगमेंट जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। अब ये वाला पार्ट जिसमें सिर्फ हेवी चेन है, हेवी चेन, इसको हम कहते हैं FC, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, FAB भी इंपॉर्टेंट है, FC भी इंपॉर्टेंट, इनका अलग अलग अपना काम है। तो FAB क्या है? फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग किससे बनता है? ये बनता है हेवी चेन एंड लाइट चेन दोनों से। और एक बात, हेवी चेन का वेरिएबल रीजन भी और कांस्टेंट रीजन भी आपने पढ़ा होगा ना। हेवी चेन में वेरिएबल रीजन भी है, कांस्टेंट रीजन भी है। लाइट चेन में भी वेरिएबल रीजन भी है, कांस्टेंट रीजन भी है, V रीजन, C रीजन, V रीजन, C रीजन। तो आपने याद रखना है, फैब बना है वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन, जबकि FC जो है फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल, ये बना है सिर्फ कांस्टेंट पार्ट ऑफ हेवी चेन। बहुत ही सिंपल। फैब बना है वेरिएबल रीजन एज वेल एज कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ लाइट एंड हेवी चेन। फैब वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन दोनों से बना है, मिलके बना है। किस चेन से? लाइट चेन और हेवी चेन, इन दोनों चेन का जो कांस्टेंट रीजन है और वेरिएबल रीजन है उसको मिला के बना है। जबकि फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, यहाँ देख सकते हैं फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल बना है सिर्फ कांस्टेंट रीजन से। किसके कांस्टेंट रीजन से? हेवी चेन के कांस्टेंट रीजन से। यहाँ कोई लाइट चेन नहीं होता है। ओके, देन हाइपर सेंसिटिविटी, सॉरी, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइट्स क्या है? ये एक हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है, एक इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है। ये लंग्स को जो है इफेक्ट करता है, राइट। होता कैसे है? हाइपर सेंसिटिविटी यूजुअली आप जानते हैं ना तब होती है जब एलर्जन हमारी बॉडी में चले जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस भी ऐसी ही एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि लंग्स को इफेक्ट करती हैं। जिस पर्सन में ये होती हैं तो उसमें जो है ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे होती है? बिकॉज ऑफ इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ एक्टिनोमाइसीट। एक्टिनोमाइसीट स्पोर्स को इनहेल करने से हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइट्स एक डिजीज़ है, एक इम्यून डिसऑर्डर है, ये होता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, CD8 सेल्स। कौन सी सेल्स को हम कहते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं जो MHC क्लास 1 प्रोटीन्स के साथ प्रोसेस की गई हो या इनके साथ अटैच हो, राइट। CD8 सेल्स हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कहते हैं। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करती है? याद रखना होगा आपको, ये उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं जो MHC क्लास 1 प्रोटीन्स के साथ प्रोसेस की गई हों। देन चलिए, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ और इंड्यूस्ड सेल डेथ। जब कोई सेल जो है ना हमारी बॉडी में डिरेल हो जाती है, राइट, या हार्मफुल बन जाती है, तो उसका जो न्यूक्लियर जेनेटिक सिस्टम है वहीं से एक रिएक्शन स्टार्ट होता है और इस सेल को किल करने के लिए फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है। वो सीरीज ऑफ रिएक्शन जिससे एक सेल की डेथ होती है उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, और प्रोग्राम्ड सेल डेथ और इंड्यूस्ड सेल डेथ। देन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमर का मतलब होता है ब्लड और लिक्विड, ठीक है। वो हमारे इम्यून सिस्टम का वो पार्ट, हमारी इम्यूनिटी का वो पार्ट जो हमारे ब्लड में जो है चलती है, ठीक है, उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। द इम्यूनिटी विच टेक्स प्लेस in our blood, the immune reactions which take place in our blood are called a humoral immunity. इसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। हमारे ब्लड में जो इम्यूनिटी होती है दैट्स बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज को कौन सिक्रेट करता है? बी सेल, इसीलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। फाइन, देन देयर इज वन मोर, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारे टिश्यूज़ में होती है। यानी अगर कोई पैथोजन ब्लड से किसी तरह से जो है एस्केप हो गया और टिश्यू में चला गया तो टिश्यू में उसको मारना है, वहाँ कौन मारेगा? हमारा इम्यून सिस्टम मारेगा। उस इम्यून सिस्टम को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन करते हैं? टी सेल्स। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ बी सेल्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ टी सेल्स।
Humoral immunity is also known as antibody mediated immunity or B cell mediated immunity, and cell mediated immunity is known as T cell mediated immunity. Then purpurins. Purpurins क्या है? ये ऐसे प्रोटीन्स है जो पैथोजन में पोर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? पोर. हम आपको बता चुके हैं बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उसके जो प्रोटीन्स हैं उनको परपोरिन्स कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया ना वो क्या बनाते हैं, MAC मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वो पैथोजन में पोर बनाता है. तो परपोरिन्स क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट. होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट बेनिफिट्स यू इंशाअल्लाह. सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.